विस्तार। लॉकडाउन की वजह से रविवार बाजारों में भीड़ लग गई ताकि जरूरत की चीजों को खरीद सके। इसका फायदा उठाकर एक युवक मोबाइल चोरी कर फरार होने लगा, लेकिन किसी तरह लोगों ने उसे धर दबोचा और चितरंजन पुलिस के हवाले कर दिया। चितरंजन शहर से एक मोबाइल चोर को रंगे हाथों धर दबोचा गया। बता दें कि शनिवार नवान्न में बैठक करने के बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर रविवार से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। हालांकि सुबह 10 बजे तक बाजार को खुले रखने की घोषणा भी की गई है ताकि लोगों को खाने को लेकर कोई दिक्कत ना हो। सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने के बाद रविवार सुबह जरूरत के सामानों को लेने के लिए लोगों की भीड़ चितरंजन बाजार में उमड़ पड़ी। एक साथ ज्यादा की संख्या में लोगों को इकट्ठे होते देख चोर भी सक्रिय हो गए। चोर चारों तरफ भीड़ में फैल गए और चोरी करने के फिराक में रहे। इन चोरों में एक चोर ने मोबाइल चोरी कर भागना चाहा, लेकिन तभी आसपास के लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में मोबाइल चोर ने बताया कि वो नियामतपुर में रहता है। लॉकडाउन की वजह से लोगों की भीड़ बाजारों में इकट्ठी होगी, इसका अंदेशा पहले से ही था, इसलिए आज सुबह उनका गिरोह अलग अलग जगहों में चोरी करने के लिए पहुंचा। कुछ लोग ऑटो स्टैंड पहुंचे, कुछ अमलदाही बाजार पहुंचे, तो कुछ रूपनारायणपुर और चितरंजन बाजार पहुंचे थे। पुलिस उस युवक से पूछताछ कर और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। क्या करने आया था? बंद है और क्या साथ में और कौन रे और क्या है? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बानपुर के रहमत नगर इलाके में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अंजुमन इस्लाहिया कमेटी की तरफ से आयोजित समारोह के दौरान एक दूसरे को ईद की बधाई दी गई। वहीं इमाम ने कहा कि जिस तरह से राज्य में कोरोना फैल रहा है, आप लोग सभी सावधानी बरतें, क्योंकि मुसलमानों में साफ सफाई को महत्व दिया जाता है। बानपुर के रहमत नगर इलाके में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां रहमत नगर जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम हुसैन कादरी सहित तमाम स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। अंजुमन इस्लाहिया कमेटी की तरफ से आयोजित इस ईद मिलन समारोह के दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इमाम साहब ने सबको ईद की बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में सफाई बरतने पर खासा जोर दिया गया है। इसी वजह से खासकर इस कोरोना काल में सबको साफ सफाई रखने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा सभी जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। मौजूद थे और हम लोगों ने एक ईद चूँकि बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने पार किया। पूरी गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस था उसको मानते हुए हम लोगों ने पार किया। इसी खुशी में हम लोगों ने एक ईद मिलन की एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें हमारे सैयद इकबाल साहब सरपरस्त भी मौजूद थे और इमाम साहब भी मौजूद हैं और हमारे मंसूर खान साहब, गियास हबीबी साहब और जो भी हमारे जितने भी मेंबरान हजरात थे, सब ने शिरकत की। तो ये बहुत अच्छा लगा और हमारे जो भी इस मौके से हम लोग यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को मौका फराहम किया है ईद के मौके से हम सबों को इकट्ठा होने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईद का माना ही है खुशी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा कि हम सबों को अल्लाह ने ईद मनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाई। और इस हसीन मौके से हम सब इकट्ठे भी हुए। अंजुमन इस्लाहिया कमेटी की जानिब से बिलख़ुसूस हमारे सैयद यानी इकबाल हुसैन साहब क़िबला और हमारे डॉक्टर आली साहब और दीगर जितने भी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के रामकृष्णपल्ली यूनियन समिति क्लब में सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इसके साथ ही 10 ठंडे पानी की मशीन को दान दिया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री मलय घटक सहित अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, समाज सेवी पवन प्रमाणिक ने फीता काट कर किया। रविवार आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत छिन्न मस्तिका नीचूपाड़ा स्थित रामकृष्णपल्ली यूनियन समिति क्लब में सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोरोना अवेयरनेस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सिख वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य रंजीत सिंह देओल के परिवार ने अपने माता पिता स्वर्गवासी पिता हरनाम सिंह और माता सरन कौर की याद में ठंडे पानी की मशीन को यहां दान के रूप में दिया, जिसका उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया।
आसनसोल नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक, पूर्व पार्षद गुरुदास चटर्जी, समाजसेवी पवन प्रमाणिक बागी ने फीता काटा। मलय घटक ने एक गिलास पानी पीकर इसका शुभारंभ किया। सलूजा टायर के मालिक गुरमीत सिंह सलूजा ने मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर दिए, जिसको मंत्री मलय घटक ने लोगों के बीच बांटा। इससे पहले मंत्री मलय घटक को फूलों का गुलदस्ता, माला, साल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सिख वेलफेयर सोसाइटी के निर्माता सुरजीत सिंह मक्कड़ ने कहा कि सिख वेलफेयर सोसाइटी हमेशा ही मानवता की सेवा करती आई है। हम लोगों का ये 10वां ठंडे पानी का मशीन है, जिसके साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन सहित अन्य मानवता की सेवा कोरोना काल करने के लिए हम लोग तत्पर रह रहे हैं। मंत्री मलय घटक ने कहा कि सिख लोग हमेशा ही सामाजिक कार्यक्रम में आगे रहते हैं। खासकर जब कोई मुसीबत या महामारी आती है तो सिख लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ये लोग बिना जात पात के सिख वेलफेयर सोसाइटी सिलपांचल सहित पूरे जिले में अच्छा काम कर रही है। इस तरह का कार्यक्रम करती रहे और हमें पूरा भरोसा है कि सिख वेलफेयर सोसाइटी के साथ जो लोग भी जुड़े हैं वो मानवता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रीतपाल सिंह, बिलू सिंह, हरजीत सिंह मक्कड़, गुरदीप सिंह डांग, जसपाल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आप सबको मेरा नमस्कार। आज सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सरदार रणजीत सिंह जी देओल अपने मम्मी पापा के नाम, सरदार हरनाम सिंह जी, सरजीत कौर जी के नाम पर मीठी याद पर उनको सदा याद रखने के लिए लोगों के लिए ठंडा पानी की मशीन उन्होंने लगवाई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये सेवा की है। प्लस सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट की सेवा हमारे मलय घटक जी जो हमारे लॉ मिनिस्टर और पब्लिक वर्कर कमेटी के मंत्री जी हैं, मिनिस्टर हैं, उनका भी धन्यवाद। श्री अभिजीत दा का धन्यवाद और गुरुदास चटर्जी, डॉक्टर दा का धन्यवाद। और भी हमारे जितने मेंबर आए हैं, प्रताप सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, जसपाल सिंह जी, गुरदीप सिंह जी डांग, गुरमुख सिंह जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे ने मिलकर सहयोग किया और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खासकर ईश्वर का कि हम लोग जो ऑक्सीजन की सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सेवा बैरकपुर, बर्दवान, दुर्गापुर, रानीगंज हम लोग 20-25 दिन पहले करना शुरू कर दी थी और हम लोगों ने कई लोगों की भगवान की कृपा से जान बची है। और अभी भी आसनसोल में, बरनपुर में ऑक्सीजन चल रहे हैं और मैंने हर गुरुद्वारे में जितनी कोशिश की है सबको देने की। हम लोग अपनी कमेटी से परचेज करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और जिनको डॉक्टर लिख के देता है दवाइयाँ कोविड रिलेटेड से, वो दवाइयों की सेवा भी हम लोग कर रहे हैं। भगवान का कोटान कोट अकालपुर का शुक्राना जो सेवा हम लोग से ले रहा है इस दुख की घड़ी में, क्योंकि ये बहुत भाग्यों से सेवा मिलती है। और सारे मेंबर हैं हमारे जो जगदीश सिंह जी, कुलदीप सिंह जी सलूजा या हरजीत सिंह जी बग्गा, महेंद्र सिंह जी सलूजा प्रधान के जो हमारे वाइस चेयरमैन, सबका धन्यवाद देता हूँ। और मौलाना से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने आगे अब तक के लिए मुझे कैंप दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना का हम लोग भगवान से प्रे करेंगे मौलाना का और भी आगे सक्सेसफुल फ्यूचर और तरक्की दें तो। थैंक यू वेरी मच। তাদের উদ্যোগে এখানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে অনেক মানুষের যে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে এটা আটকাবার জন্য মাস্ক থেকে শুরু করে পিপিই কিট, স্যানিটাইজার এই ধরনের জিনিস সব আজকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে। এছাড়াও একটা ঠান্ডা জলের মেশিন এখানে উদ্বোধন করা হচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষের এখানে উপকার হবে। আজকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আসানসোল সিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তারা এগিয়ে এসছে এবং তারা মানুষের পাশে থাকছে। অনেক জায়গায় তারা অক্সিজেনের ব্যবস্থা করছে, যারা মুমূর্ষু রুগী তাদেরকে অক্সিজেনের যাতে পাইপ সেসব ব্যবস্থা করছে এবং নানানভাবে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত মানুষের পাশে তারা দাঁড়াচ্ছে। তাই তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে এই মহৎ কাজের জন্য। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बराकर वार्ड नंबर 66 स्थित पार्टी कार्यालय में टीएमसी नेता अरमान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जान का खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे भाई की हत्या की गई है, अपराधी मुझे भी जान से मारने की योजना बना रहे हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बुलाएं, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं इसका मुख्य मुद्दा है मेरे भाई का केस से रिलेटेड और मेरे जान को बहुत खतरा है, इसलिए हम आज प्रेस मीट किए हैं कि मेरे भाई का जब 24 अगस्त 2019 में
रात को 11 साढ़े 11 बजे बीच में हत्या कर दिया गया था, ठीक उसके ससुराल के पास में। इतना बड़ा केस से रिलेटेड में ये लोग दोनों का हाथ है। आज मेरा प्रेस मीट करने का यही मकसद है कि मेरा भी जान को अब खतरा है। हम बाहर जा रहे हैं यार, इस केस का, खालिद का केस का मुख्य गवाह हम हैं। सिर्फ अकेले हम हर जगह अपना भाई के केस के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमको कहीं भी राह नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा भाई को केस को कोई उठा के अच्छा जगह में ले जाए और जितने भी आरोपी थे सब दुनिया के सामने आए। तो आज प्रेस और मीडिया के माध्यम से आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरा भाई को सीबीआई का केस को दिया जाए, ताकि जितने भी आरोपी थे वो मुख्य रूप से सामने आए और दुनिया देख पाए। आज जितने भी लोग खालिद के लिए तड़प रहे हैं, सब दुनिया देखना चाहते हैं कि खालिद तो केस को क्यों दबाया जा रहा है। आखिर क्या ऐसा बात है कि आज बोलने पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा और अब मेरे पीछे सब पड़ गया। अभी तृणमूल का सरकार है, आपके भाई तृणमूल करते थे, आप तृणमूल करते, उसके बाद भी इंसाफ के लिए आपको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बात कहना पड़ रहा, तो क्या लग रहा है सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है? जी देखिए, अफसोस तो है इस बात का कि मेरे भाई तृणमूल पार्टी के रूलिंग पार्टी के काउंसिलर थे हमारे वार्ड के, और आसपास के भी वार्ड वाले बहुत चाहता थे, लेकिन इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है, दुर्घटना नहीं, इनको हत्या कहेंगे, इतना बड़ा जो हत्या किया गया है रोड पे, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पहले पुलिस था सब अभी तबादला हो गया है, नया ऑफिसर आया गया है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि केस कौन कहां से देख रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहा। इस केस का इंसाफ के लिए आपने क्या यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी को चिट्ठी किया इसके पहले? जी हाँ, इससे पहले तो हम लोग जितना भी चिट्ठी करना था कमिश्नर ऑफिस में भी हम लोग धरना दिए हैं, लेकिन कोरोना काल के लेके हम लोग जा नहीं पाए थे। लेकिन अब चाह रहे कि हम लोग जैसे भी हो मुख्यमंत्री तक जाके इस बात को अपना रखें हम लोग कि मेरे भाई का केस को देखा जाए और इसका उचित फैसला किया जाए। जितने भी लोग शामिल थे सब कुछ सीबीआई का जांच में शामिल किया जाए और इसमें सब कुछ सामने आए। तो इन लोगों का क्या कुछ मोबाइल का लोकेशन कहाँ का था, क्या कुछ ऐसा आप लोगों को मिला या पुलिस को खबर मिली है? जी देखिए, ये है महबूब। जिस दिन मेरे भाई जो खालिद खान काउंसिलर वार्ड नंबर 66 से काउंसिलर हैं, उनको जब मारा गया था तो 11 साढ़े 11 के बीच के वो टाइमिंग था। और ठीक इनका मोबाइल 24 अगस्त 11:47 में ऑफ किया लास्ट सीन, जो 1.5 साल बाद अभी खोला गया है, 1.5 साल बाद अभी खोला गया है। और देखिए स्विमिंग पूल में इन लोगों का रखा गया, बड़ा बड़ा होटल में रखा गया। ये सबूत है, प्रूफ है। देखिए ये सोनू रायन, इसका भी मोबाइल सेम टाइम में एक साथ ही बंद हुआ दोनों का। इसको 18 अगस्त 2019 मेरा भाई को खालिद खान कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका मुख्य कारण क्या है? जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण है मेरे भाई का केस से रिलेटेड, जो वार्ड नंबर यहाँ 66 के तृणमूल के काउंसिलर थे, उनका हत्या 24 अगस्त 2019 में उनके ठीक ससुराल के करीब में कर दिया गया था। और जो 2 एक्यूज उसमें शामिल था, जिनके बारे में हम बार बार पुलिस से भी कहें कि इन लोगों ने मेरे भाई का हत्या के समय में बार बार जो मेन एक्यूज यहाँ कादिर से, टिंकू से, उसके घर पे आना जाना लगातार ये लोग कर रहे थे, और वही प्लानिंग के हिसाब से फिर मेरे भाई को मार दिया गया। जिस दिन मेरे भाई का हत्या हुआ उसी रात में 11:30 बजे 11 आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सरकारी निर्देश के बावजूद आसनसोल शहर में कुछ दुकानें खुली दिखी, कुछ ऑटो टोटो भी सड़क पर दौड़ते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी को बंद करवाया। राज्य में बढ़ रही कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने रविवार 16 मई से 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस दौरान सरकारी बेसरकारी सभी कार्यालय बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि मोदी खाना, दूध के दुकान खुले रहेंगे, इसलिए लोगों को सामान जुटाकर पहले से रखने की जरूरत नहीं है। सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रविवार पुलिस ने सख्ती बरती। आसनसोल के मोहिशला कॉलोनी के खुदीराम मोड़ इलाके में जो बाजार लगाए जाते हैं वो 10 बजे के बाद भी खुले दिखे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए दुकानों को बंद करवाया। हॉटन रोड में भी पुलिस की तरफ से जोरदार अभियान चलाया गया और पुलिस ने
खुली 10 दुकानों को बंद करवाया। इसके साथ ही चल रही ऑटो और टोटो को भी पुलिस ने बैरंग वापस लौटाया। पेपर देख पेपर तो अपना हेलमेट तो मॉनिटर देखो ना हॉस्पिटल जाते हॉस्पिटल आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 मई से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके बाद बंगाल झारखंड सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ गई है। बंगाल में प्रवेश कर रही गाड़ियों की जांच करने के साथ ही जरूरी न होने पर सीमा में ही उन्हें रोक दिया जा रहा है और वहां से उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्य के मुख्य सचिव ने शनिवार पश्चिम बंगाल में 16 मई से 31 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। रविवार डिबुडी चेक पोस्ट पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट डीसीपी ट्रैफिक सह डीसी आनंद राय के साथ ट्रैफिक एसीपी सुकांत बनर्जी और कुल्टी ट्रैफिक प्रभारी शुभेंदु चैटर्जी ने स्थिति का जायजा लिया। चिरकुंडा झारखंड बराकर बंगाल चेक पोस्ट पर बराकर फाड़ी प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर चेकिंग करते दिखाई पड़े। इस दौरान केवल आवश्यक कार्यों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश करने नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा बराकर केंदुआ बाजार, कुल्टी, न्यामतपुर के बाजारों में माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया गया और सभी लोगों से निवेदन किया गया कि बिना किसी जरूरी कार्य के घर से बाहर ना निकले। वहीं दूसरी तरफ सरकारी निर्देश के बावजूद सुबह सड़कों पर लोग बेखौफ घूमते नजर आए और अनावश्यक दुकानें भी खुली रही, जिसे बाद में पुलिस ने बंद करवाया। राज्य सरकार के लॉकडाउन की दिशा निर्देश का उल्लंघन कर सलानपुर क्षेत्र की सभी कारखाना खुली रही। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी अनावश्यक कारखाने आज से 31 मई तक बंद रहेंगी, लेकिन सलानपुर और कुल्टी थाना क्षेत्र में स्थित इम्पैक्स, जगदम्बा, सिटी गोल्ड सहित सभी निजी स्टील प्लांट आम दिनों की तरह ही खुले नजर आए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजोरा एरिया के परासकोल गांव में हुई धसान के तीसरे दिन भी पीड़ित परिवारों को अस्थायी पुनर्वास न मिलने पर परासकोल कोलियरी
और जामबाद ओपन कास्ट माइंस के काम को ठप कर दिया गया। हालांकि मैनेजर के साथ बैठक के बाद अस्थायी पुनर्वास देने की बात पर सहमति बनी, लेकिन पीड़ित परिवार स्थायी पुनर्वास की मांग पर ही अड़े रहे। काजोड़ा एरिया के परासकोल गांव और मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में हुई धसान के तीसरे दिन भी सभी पीड़ित परिवारों का अस्थायी पुनर्वास नहीं होने के कारण परासकोल गांव के ग्रामीणों ने तीसरे दिन भी परासकोल कोलियरी और जामबाद ओसीपी का कामकाज ठप रखा। जामबाद ओसीपी का कुछ जरूरी काम प्रबंधन ने चालू किया था, लेकिन जब गांव वालों को पता चला तो गांव वाले जामबाद ओसीपी पहुंचकर वो काम भी बंद करवा दिए। इस संबंध में गांव के सीटू नेता जयंतो राय और प्रसून्न बैनर्जी ने बताया कि जब तक पीड़ित गांव वालों को प्रबंधन अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करती है तब तक माइंस और ओसीपी नहीं चलेगी। इधर प्रबंधन और बहुला ग्राम पंचायत प्रधान बीर बहादुर सिंह और सीटू नेता जयंतो राय के साथ मैनेजर कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें बन बहाल फाड़ी के प्रभारी सुकांत दास भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि बाकी पीड़ित परिवार को जल्द ही खाली पड़े ईसीएल आवास में अस्थायी रूप से पुनर्वास दिया जाएगा, लेकिन गांव वाले अस्थायी पुनर्वास तक कोलियरी ओसीपी का उत्पादन ठप रहने की बात पर अड़े रहे। लेकिन स्थायी पुनर्वासन के लिए सर्वे का काम भी जल्द खत्म करने पर जोर दिया गया। ट्रांसपोर्टिंग बंद আছে, আমরা কয়লা আমরা 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 যেদিন গ্রাম ধরেছে সেদিন থেকে টোটাল বন্ধ আছে। এরা আজকে কার প্ররোচনায় কিভাবে করেছে আমরা জানি না। আমরা কয়লা আমাদের গ্রাম ধসেছে, সেখানে গ্রামের লোককে এখনো পর্যন্ত তাদেরকে একটা ভালো জায়গা থাকার ব্যবস্থা করে এখনো 10-12টা ফ্যামিলি এখনো পায় নাই। জিএমের গাফিলতি যে কিছুই করছে না। সেদিন মিটিংয়ে বলেছিল যে সমস্ত রকম কন্ট্রাক্ট দিয়ে লাইট দিয়ে ফ্যান দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেবো, এখনও পর্যন্ত ঘর দিতে পারে না। শুধু ভিখারির মতন কতগুলো খাবার এই আমাদের করোনা পিরিয়ডেতে ডিস্টেন্স না মেনেই সবগুলোকে আমাদের রাখতে হচ্ছে। এর মধ্যে করোনাটাও কত বলবে তার করে করোনার চিন্তা ঘরগুলো আমাদের চলে গেছে, এটা একটা। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আমরা বলেছিলাম সেদিন জিএমকে আপনি এইগুলো করুন, গ্রামটা সার্ভে করুন, আপনার যে মেগা প্রজেক্ট হবে তার ইয়েতে 6 মাস করলে হবে না। আপনি যত তারিখ 2 দিন 4 দিন 10 দিনের মধ্যে আপনি 4 জন থেকে 4 সাইড থেকে আপনারা মানে সার্ভে করুন, সার্ভে করে রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্ট পাঠানোর পর আমরা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বন্ধ করতে পারি না। কোলিয়ারি অঞ্চলকে যদি কোলিয়ারিকে বন্ধ করে দিই তা আমরা কোনোদিন কোলিয়ারি বন্ধ করে ভাতঘরটা বন্ধ করে কোলিয়ারি যদি বন্ধ হয়ে যায় তা আমরা কখনো আমরা বেঁচে থাকা আন্দোলনটা করতে পারবো না। আমাদের মিনিমাম যেটুকু আছে বাসস্থানটা করুক, খাবারের ব্যবস্থাটা করুক, আজ যেগুলো আছে করুক, তারপরে আমাদের কোলিয়ারি লাগাতার বন্ধ হতে পারে না, 2-4 দিন বন্ধ হবে। সেটা আমাদের কালকে কমিটি গঠন হয়েছে, কমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই মিলে ওটাকে করবো কি না আমরা তারপর আবার সিদ্ধান্ত নেবো। জিএমের কাছে যে আমার কমিটি হয়েছে সে জিএমের কাছে পাঠাবো, পাঠার পর সার্ভে রিপোর্ট যাবে, আমরা সেই মতো বসে পরে কোলিয়ারি কীভাবে চলবে না চলবে সেটা আমরা ব্যবস্থা করছি। কোলিয়ারি চালাতে হবে। এখন কয়লা আগুন লেগেছে সেটা ওরা ফায়ার ব্রিগেড দিয়ে নেওয়া কি জন্য বন্ধ করেছে? কোলিয়ারি বন্ধ করা হয়েছে মেনলি আপনারা হয়তো জানেন 2 দিন ধরে আমাদের পরাশকুল গ্রাম ধসের কবলে পড়ে গেছে। 3 দিন 2 দিন আগে থেকে। তো এইটা শুধু এই 2 দিনের গল্প নয়, এই গল্প 2006-এর আগে থেকে চলতে থাকছে। আমরা বরাবর এইটার আন্দোলন করে এসেছি। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমাদেরকে লাড্ডু দেখানোর মতো করে লাড্ডু খাইয়ে দিয়েছে আর ঘর পাঠিয়ে দিয়েছে। এইবারের আন্দোলন কিন্তু আমরা একটা এমন রূপরেখা তৈরি করেছি, কারণ এটাতে পুরো গ্রামবাসী ইফেক্টেড। আপনারা জানেন যে 2011 সালে আমাদের 4 জন এই ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির কারণে, অবৈধভাবে কয়লা তোলার কারণে ইসিএল তার নিজস্ব যে প্ল্যান সেই প্ল্যানের বহির্ভূত কাজ করে, যার ফলে 4 জনের তত্ত্বাজা প্রাণ আমাদের গ্রামের গেছে। তখনও আমরা ম্যানেজমেন্টকে খুব শান্ত স্বভাবে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে গেছি এবং তাদেরকে কোঅপারেট করে গেছি। তারা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমরা আপনাদের রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করছি, কিন্তু সেই করতে করতে এখনও 11 বছর পেরিয়ে গেল, যার ফলে 2 দিন আগে আবার গ্রামের 80% জায়গা ধসের জায়গায় ধস নেমে গেছে। তারা কিন্তু আজকে আতঙ্কের মধ্যে জীবনযাপন করছে। তো আমাদের একটা দাবি আছে যে এতদিন ধরে তারা আমাদের জমিতে বাস করছে, আমাদের জমিতে প্রোডাকশন করছে, আমাদের জমি নিয়ে তারা ওসিপি চালাচ্ছে, আর আমাদেরকেই তারা হাতির দাঁতের মতো দাঁত দেখাচ্ছে। এই দাঁত দেখানো কিন্তু আমরা আর বরদাস্ত করবো না, কারণ আমাদের দেওয়ালে পিঠ অলরেডি ঠেকে গেছে। এবার আমরা কিন্তু সামনের দিকে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত আছি। এবার अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रक्तदान महादान इस कहावत को चरितार्थ किया गया है।
आसनसोल के 78 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 50 लोगों ने रक्तदान किया। हालांकि इस दौरान कोरोना के सभी नियमों को माना भी गया था। आसनसोल के 78 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक रक्तदान शिविर का रविवार आयोजन किया गया। यहाँ 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर भी विशेष रूप से मौजूद थे। रक्तदान शिविर के आयोजकों में से एक उत्पल सेन ने कहा कि आज के इस रक्तदान शिविर में कोरोना से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर की योजना पहले ही की गई थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन लगा देने के बाद प्रशासन के आला अफसरों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि रक्तदान एक अच्छा काम है, इसलिए वो शिविर का आयोजन कर सकते हैं। हालांकि कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। আজকে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে। উপলক্ষ হচ্ছে আমরা তৃতীয়বার আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার গঠিত হয়েছে, তো যেহেতু আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানা করেছেন যে কোনো মিছিলের নয়, সেরকম কোনো মহোৎসব না করে, কেন যেহেতু আমরা এই কোভিড পরিস্থিতির উপর চলছি, তো আমরা নিজেরা ঠিক করলাম যে এখন আমাদের ব্লাড ব্যাংকে অর্থ সংকট দেখা দিয়েছে, সেখানে যদি আমরা একটা ব্লাড ব্যাংক করতে পারি, আমার মনে হয় মানুষের কাছে সহযোগিতার হাত আরও বেশি করে বাড়িয়ে দিতে পারবো। তো আমাদের সরকার তো সাহায্য করছেন, কিন্তু ব্লাড তো সহজে পাওয়া যায় না, সেই জন্য আমরা ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। কতজন রক্তদান করবে? আমরা আমাদের লক্ষ্য ছিল 100, কিন্তু কোভিড এই যে আমাদের লকডাউন হয়ে যাওয়ার পর আমরা 50 টার্গেট রেখেছি। 50 হবে। আমার नाम राखी सेन मुखर्जी। जो कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक तो चीज़ में दुख हो रहा कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोगों ने सरकारी आला अधिकारी से पूछा था, तो उन्होंने बोला रक्तदान तो ये तो सरकार को आप लोग या आदमी का अच्छा के लिए कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हालांकि जो कोविड का जो फॉर्मेट है या जो सावधानी बरत के आप लोग ये वाला काम कीजिए। हम लोग सावधानी बरत रहे, टोटल सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जितने आदमी यहाँ उपस्थित है सभी को हम लोगों ने मास्क पहनने का अनुरोध किया है, हाथ धोने, हाथ सैनिटाइज करने के लिए जो भी जितना भी प्रोटोकॉल्स है सब हम लोग मान के चल रहे हैं। कितने लोग आज रक्तदान किए हैं? 50 से ऊपर हम लोग यहाँ रक्तदान कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम उत्पल सेन। তো হয়ে গেছেন রক্তদান আন্দোলনে এবং এই রক্তদান শিবির থেকে রক্ত সংগ্রহ করে বিশেষ করে আমাদের আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল ব্লাড ব্যাংকে এই কিছুদিন যাবৎ রক্তের খুব ঘাটতি এবং রক্তের খুব সংকট দেখা দেয়, কারণ ওখানে প্রতিদিন 70 থেকে 80 ইউনিট রক্ত সরবরাহ হয়, সাপ্লাই হয়, কিন্তু যোগান 20 থেকে 30 বোতল হয়। সেই সময় আজকে 78 নম্বর ওয়ার্ড, আপনারা জানেন যে 78 নম্বর ওয়ার্ডের আমি বিশেষ করে উৎপল সেনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব। উৎপল সেনের নেতৃত্বে এবং সহযোগিতায় আমাদের যে বার্নপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন, যেটা আমরা সহযোগিতা করে থাকি, যে অভূতপূর্ব রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন, এটা প্রশংসনীয় দাবি রাখে। এবং এই করোনা মহামারীর সময় তাতেও আমরা যেভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে, কোভিড প্রোটোকলকে মেনে এই রক্তদান শিবিরটা চলছে, আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে এই রক্ত সংগ্রহ করছেন এবং আমরা মনে করি এই রক্তদানের বার্তা দিয়ে জাতীয় সম্প্রীতি তৈরি হোক। রক্তদানে যেমন কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, রক্তদানে কোনো রাজনৈতিক রং নেই। আমরা প্রত্যেকেই একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, সমগ্র জাতি, সমস্ত ধর্মের মানুষ আমরা এটা জাতীয় সম্প্রীতি তৈরি করি, শান্তির বার্তা। আর আবেদন করব, এই করোনা মহামারীর সময় প্রত্যেকে বাড়িতে থাকুন, ভার্চুয়াল থেকে করুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজ করুন, অন্তত যাতে করোনা মহামারী আর না বাড়ে। আমাদের এটা শপথ নিতে হবে এবং আজকের এই রক্তদান শিবির অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে আমার এই শিল্পাঞ্চলের বুকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पूरे राज्य के साथ साथ रानीगंज में भी पुलिस सड़कों पर उतरी नजर आई। कई खुली दुकानों को जहां पुलिस ने बंद करवाया, तो वहीं घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। আমি সম্রাট। দ্বিতীয় চরণের লকডাউন ইতিমধ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কয়লাঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে।
যেখানে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা লকডাউনের চিত্র। এখন রয়েছি ঠিক NH-60-র উপরে, পুরোপুরি দোকানপাট বন্ধ এবং শুনশান রাস্তা, কিছু সংখ্যক মানুষ এখানে যাওয়া আসা করছে। সরকারি গাইডলাইন্স হিসাবে 7টা থেকে 10টা মানে সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত সবজি মন্ডির দোকান খোলা থাকবে, মানুষ যাতে নিজের প্রতিদিনের মানে প্রয়োজনীয় সবজি সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য, এবং তারপরে কিছু টাইমে ইমার্জেন্সি কিছু দপ্তর খোলা থাকবে সরকারি গাইডলাইন্স হিসাবে। আর বিনা কারণে যেসব দোকানপত্র খোলা আছে, মানে যে দোকানপাটগুলো খোলার কোনো পারমিশন নেই, রানীগঞ্জের প্রশাসনের দ্বারা সে দোকানগুলোকে বন্ধ করা হচ্ছে। পুরো রানীগঞ্জ শহর জুড়ে পুলিশের টহলদারি চলছে এবং বিনা কারণে যেসব মানুষ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে এবং তাদের কোনো তাদের দরকারই নেই, যেগুলো পুলিশ ভাবছে তাদেরকে পুলিশ তাদের মানে সুরক্ষার জন্য রিটার্ন আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। কারণ এই লকডাউন মহামারীতে সারা দেশ জুড়ে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে বহুত মানুষ এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি ঘটেছে, এবং কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে কী আরও ঘটনা এবং পুলিশ কীভাবে নিজের কাজকর্ম করছে এবং প্রশাসনিক স্টেপ নিচ্ছে, আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए आखिरकार लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। रविवार 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज उसका पहला दिन था, जिसे कुछ लोगों ने सख्ती से पालन किया तो कुछ लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, 10 बजे के बाद सरकारी निर्देश के अनुसार दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद नहीं किए। राज्य में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जगह जगह पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग करते भी नजर आई। रानीगंज शहर में बेवजह घूमते लोगों को जहां पुलिस ने वापस भेजा, तो वहीं खुली दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया। हमारे पास ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से सड़कों पर घूम रहे लोगों से वापस घर जाने का निर्देश दे रही है। वहीं कुछ दुकानों को भी बंद करवाया जा रहा है। हालांकि लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये उनकी सुरक्षा के लिए किया गया है, ना कि उन पर किसी तरह का अत्याचार किया जा रहा है। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर पुलिस नजर रखे और जोर जबरदस्ती करे। आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथों में है। বন্ধ করে দেবে, এরপরে কোনো ঝামেলা যায় না। পিছা বন্ধ করে দেবে। বাজারে ফাঁকা মধ্যে করে হবে। পিছা কোনো প্রাইভেট দেবেন না এখন ফুল লাগিয়ে দিয়েছেন দোকানটা। জানেন না নিয়ম বুড়ি দেখো বুড়ি দেখো বুড়ি দেখো বুড়ি দেখো
আজকে দেখা হবে কাল থেকে হবে সরকারি অর্ডার নাম সরকারি রুলস তো মানতে হবে 100% আমরা খুলে রেখে দিয়েছি। ভদ্র ভাষা বুঝিস না এখন ইচ্ছে হচ্ছে না নাকি বন্ধ করতে বন্ধ হ্যাঁ কাকে ভালো হবে জুড়ে একটা প্যান্ডামিক মুভমেন্ট অনেকদিন ধরেই তৈরি হয়ে আছে, যাতে মানে হাজারো হাজারো মানুষ মারা যাচ্ছে। দ্বিতীয় চরণের লকডাউন আজ থেকে শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। তো আমাদের শহর কল্যাণচলেও দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট যে রুলস রেগুলেশন আছে সেই রুলস রেগুলেশন হিসেবে দোকান খোলা উচিত। কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিনা রুল রেগুলেশনে অনেকে বাইরে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কিছু মানে দোকানদারি খোলা রয়েছে দোকানদার। তো এই বিষয়টা নিয়ে কী হিসাবে দেখছেন এবং শিল্পাঞ্চলবাসীকে কী মেসেজ দেবেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য শপথ গ্রহণ করার সাথে সাথেই উনি ঘোষণা করেছেন বাংলার মানুষের কাছে যে সরকার কোভিড নিয়ে আপনাদের সহযোগিতা চাইবে। রানীগঞ্জে এমনিতেই লকডাউন খুব সুন্দরভাবে সরকারের যেটা নির্দেশ রানীগঞ্জের মানুষ পালন করছেন। বিক্ষিপ্তভাবে 2-4টে যে দোকানদানি খোলা ছিল সেটা পুলিশকে দিয়ে আমরা বন্ধ করিয়ে দিয়েছি এবং আমরা প্রতিটা নাগরিকের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি যে শুধু সরকারের পক্ষে যদি এটাকে সুন্দরভাবে কাজ করতে হয় তাহলে জনগণের সহযোগিতার দরকার আছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে রানীগঞ্জবাসীর কাছে আমরা আবেদন করছি যে বাড়িতে থাকুন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা সরকারের পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইম করে দিয়েছেন দোকানদানি খোলার জন্য, সেই সময় যাবেন। মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজ ব্যবহার করুন এবং আপনার যে জায়গায় থাকেন আপনারা সেই জায়গার মানুষকে আর নিজেরা বোঝান যে এইভাবে যদি আমরা থাকি তাহলে কোভিডের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে, মানুষ মারা যাচ্ছে। আসুন আমরা সকলে মিলে কাজ করি, সরকারের নির্দেশ মিলি, পুলিশকে সহযোগিতা করি, স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের সহযোগিতা করি, যারা আমাদের পৌর নিগমের সাফাই কর্মীরা রয়েছে তাদেরকেও সহযোগিতা করি। আমরা সকলে মিলে সরকারের পাশে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোভিড মুক্ত বাংলা করতে চাইছেন আমরা তাকে সহযোগিতা করি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज का प्रसिद्ध मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल, जहां सभी कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रविवार यहां रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय ने दौरा कर रोगियों से इलाज की स्थिति की जानकारी ली। देश भर में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए कई अस्पतालों को सेफ होम कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। रानीगंज का प्रसिद्ध मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जुटा हुआ है। यहाँ कोरोना से संक्रमित लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं।
रविवार इस अस्पताल के दौरे के लिए रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्णशशि राय पहुंचे। पूर्णशशि राय ने कोरोना मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही अस्पताल में जिस तरह के इलाज हो रहे हैं उसमें उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, इसकी भी जानकारी ली। संवाददाता के सामने एडमिनिस्ट्रेटर पूर्णशशि राय ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर एस माझी और उनकी पूरी टीम ने कोरोना मरीजों की देखभाल की है, उन्हें ठीक किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रानीगंज शहर में मारवाड़ी अस्पताल हर समय हर परिस्थिति में लोगों के लिए खड़ा रहता है और इस महामारी की परिस्थिति में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अस्पताल के कर्मियों ने लोगों की जान की परवाह की और उन्हें ठीक भी किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर एस माझी ने कहा कि हम लोगों को अपने ऊपर गर्व नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि यहाँ से किसी भी मरीज को किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनके 90% तक फेफड़े खराब हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भी हमने ठीक किया है। कुछ के ऑक्सीजन लेवल 60 तक चले गए थे, उन्हें भी ठीक करके हमने घर भेजा है। अभी तक 100 मरीजों को ठीक करके नया जीवन दिया गया है। हमें आशा है कि अस्पताल में इलाज करवाने आए या जो भी इलाज करवा रहे हैं उन सभी को सही उपचार देकर सकुशल घर भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पूर्णशशि राय का आभार जताया कि इस लॉकडाउन में भी वो अपनी चिंता ना करके अस्पताल में रोगियों की चिंता किए और उनसे मिलने पहुंचे। মানে 80% লাংস খারাপ, সিটি রেশিও 21 বা 84% লাংস এখানে খারাপ, 25 যেখানে ইয়ে হয় সেখানে 21। এটা এখন সম্পূর্ণ ভালো, 97 অক্সিজেন স্যাচুরেশন আছে 97, মানে আজকে ছুটি হয়ে গেছে। ওরা যে বাবু কেমন আছো? এটা হ্যাঁ কোভিড পজিটিভ এবং 60-তে নেমে গেছিলো। হ্যাঁ, এবং সিটি রেশিও হচ্ছে, দেখুন সিটি রেশিও যেটা কোভিড পেশেন্ট সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট আছে তারা। ধন্যবাদ জানাই এই মারারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের যারা কর্মকর্তা, যারা এই হসপিটালটা চালাচ্ছেন তাদেরকে, এবং সাথে সাথে ডাক্তার মাঝি সহ এখানকার যারা নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন এবং যারা অফিসের স্টাফ রয়েছেন তাদেরকে। কোভিড-19 হওয়ার পর থেকে আমরা যে ধরনের সহযোগিতা মারারি রিলিফ হসপিটালের পক্ষ থেকে পেয়েছি এবং ডাক্তার মাঝির উদ্যোগে যেসব কোভিড পেশেন্টরা এখানে আমরা পাঠাচ্ছি বা আসছে, উনি নিজেও নিয়ে আসছেন এবং প্রতিটা কোভিড পেশেন্ট সুস্থ হয়ে যাচ্ছে। তো আজকের আমরা এসেছিলাম দেখতে যে যেসব পেশেন্টরা রয়েছেন তারা কেমন আছে, তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন, দেখা করা যায়। তো আমি আবার ধন্যবাদ জানাই রানীগঞ্জ মারারি রিলিফ সোসাইটির যারা কর্মকর্তা রয়েছেন, যারা এই সোসাইটি চালাচ্ছেন তাদেরকে, ডাক্তার মাঝি সহ এই স্বাস্থ্য বিভাগের যত কর্মী আছে তাদেরকে, এবং এখানকার যারা স্টাফ রয়েছেন, যারা দিবারাত্র এই হসপিটাল খোলা রেখে যাদের সহযোগিতা করছেন তাদেরকে, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোভিড নিয়ে, করোনা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবার বার্তা দিয়েছেন, রানীগঞ্জ মারারি রিলিফ সোসাইটি তা করে পালন করে মানুষকে ভালো করে দিচ্ছে। तो 1.5 साल से जब से शुरू हुआ, 1 साल 2 महीना यहाँ कोरोना पेशेंट पहले से भर्ती हो रहा, तो कम से कम 100 से ऊपर ही कोरोना मरीज यहाँ से अच्छा होकर घर गया। भगवान का आशीर्वाद में एक तो पेशेंट भी खराब नहीं हुआ। ये यहाँ का अस्पताल मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ लोग सबका ही इसका जिम्मेदारी है। सब इतना दिन रात जो परिश्रम किया, यहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट से लेकर एकदम स्वीपर सिस्टर सब इसके पीछे अपना जान का परवाह नहीं करके, जान को बाजी रख के जो काम किया, उसका आशीर्वाद स्वरूप भगवान सबको अच्छा करके भेजे। স্যার আমাদেরকে একটু জানান, মানে কত ক্রিটিক্যাল মানে কন্ডিশনের পেশেন্ট এখানে অ্যাডমিট হয়েছিল, যারা রিকভারি করেছে? এখানে যেগুলো এমনও কেস আছে, আমাদের কাছে কয়েকটা জেরক্স কপিও আছে বা এখনও ভর্তি আছে। আমি যেটা একটু আগে দেখালাম আপনাদের, যে সিটি সিভারিটি 23-25 হচ্ছে লাংসের ক্যাপাসিটি, সেখানে 23 খারাপ হয়ে গেছে, মানে 90%-এর উপর লাংসটা, সেখানে প্রায় 90% লাংসটা খারাপ। সেই অবস্থাতেও আমরা সেটা ভালো হয়ে গেছে। এবং
এখনও আছে যে 60% নেমে গেছিলো অক্সিজেন লেভেল, সেই পেশেন্ট এখন অক্সিজেন ছাড়াই 97-96 দিচ্ছে এবং আজকে ছুটি হয়েছে। এরকম পেশেন্টও আপনারা দেখলেন যে ভর্তি আছে। কয়েকশো পেশেন্ট, করোনা পেশেন্টকে আমরা ভালো করে পাঠিয়েছি। এবং সব থেকে যেটা আমাদের খুশির ব্যাপার, এটা বলা উচিত না, হয়তো আজকেই কেউ না কেউ খারাপ হয়ে যেতে পারে, যাতে না হয়, তা একটা পেশেন্ট আমাদের এখানে খারাপ হয়নি বা আমাদেরকে শেষ মুহূর্তে রেফার করতে হয়েছে, এরকম ঘটনাও একটা নেই। কি গাইডলাইন্স দেবেন পয়লাঞ্চলবাসীকে এই বিষয়টা নিয়ে, করোনার মানে কিভাবে সাবধানতা মেনটেন করবেন? সাবধানতা মেনটেনের একটাই, আপনারা মাস্ক ইউজ করুন। সব থেকে সহজ উপায় যেটা, মাস্ক ইউজ করুন, মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার নিন, মাস্কটা খোলার আগে অবশ্যই হাতে স্যানিটাইজ করুন এবং ওই যে ডিস্টেন্স, আমাদের দেশে অবশ্য ডিস্টেন্সটা বজায় রাখা সম্ভব নয়, আমরা এত কনজেস্টেড, শুধু মাস্কটাই সব থেকে আমাদের এখানে বলবো যে ব্যবহার করা, সব প্রত্যেকের দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জিনিস যেটা সরকার টাইম বেঁধে দিয়েছে একটা, সেই টাইমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে বাড়িতে, আর সরকার যে লকডাউনটা দিচ্ছে সেটা যেন করা হয়, মেনটেন করা হয়। আর আমার খুব ভালো লেগেছে যে এই সময়ে সবাই ঘরে বসে আছে, অথচ পূর্ণ শশীদা সারাদিন আমাদের সঙ্গে থাকলেন, আমাকে সকাল থেকে ফোন করছেন এবং ও সব সময় আমাদের হাসপাতাল সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন, কোনো কিছু হলেই সঙ্গে সঙ্গে আসেন এবং সাহায্য করেন। উনি নিজেও অনেক করোনা পেশেন্ট পাঠান এবং সেগুলো ভালো হলে পর আবার আমাদের হাসপাতালের স্টাফেদেরও ধন্যবাদ জানান। এবং আমি চাইব যে পূর্ণ শশীদার মতো মানুষের আশীর্বাদ আমাদের হাসপাতালের উপর আরও থাকুক। উনি আসার পর রানীগঞ্জেও বহু কাজকর্ম হচ্ছে, মিউনিসিপ্যালিটিতে আগে তো আমি কোনোদিনই কোনো কাজ হতে দেখিনি, যেটুকু কাজ হচ্ছে পূর্ণ শশীদা আসার পরই। আমি ডক্টর মাঝি, ডক্টর এস মাঝি। বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা বাংলায় উন্নয়ন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है,
यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PB न्यूज। चलिए जाते हैं आगे की खबरों की ओर। राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए बीते 5 मई से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन राज्य सरकार ने रविवार से कुछ आवश्यक दुकानों को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है एवं सबसे नियमों को सख्ती से पालन करने की अपील भी की। আচ্ছা, কিন্তু এখানে ফ্যাক্টরি সব চালু আছে। আচ্ছা, হাজার হাজার লোক এখানে বিকেল থেকে সব বিরাছে, গাঁয়ে যে করে মদ খেটেগা। এখানে দোকানগুলো বন্ধ আমরা করছি, তো ফ্যাক্টরি কেন চলছে? ওই জন্য মালিক থেকে বলা হলো, কিন্তু ফ্যাক্টরি বন্ধ করে নাই। ওই জন্য আমরা চাইছি পুলিশ হাতে এখানে কোন কোন ফ্যাক্টরি চলছে? এখানে 3টে মোটামুটি ফ্যাক্টরি চলছে। কিন্তু যে ট্রান্সপোর্টিং বাহার থেকে এসেছে তারা তো আনলোডিং করবে। ওরা তো আনলোডিং করবে, ওরা তো জানে যে আজ থেকে লকডাউন আছে। হ্যাঁ, তো সেটা জেনে শুনে যদি আসে তাহলে কিছু করার নেই। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি ফ্যাক্টরিগুলো সব বন্ধ হোক। আমরা আমাদের নিজেদের দোকান আছে, আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি, কিন্তু ফ্যাক্টরিগুলো তো বন্ধ করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম কর্মকার। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PB न्यूज। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन के बाद आज यानी रविवार से पूरे पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने कर दिया है। वहीं दुर्गापुर में बाजारों में निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खुली नजर आ रही हैं। बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिले। कुल मिलाकर दुर्गापुर में सभी नियमों का उल्लंघन करते लोग दिखे। মাস্ক ও স্যানিটাইজার অবশ্যই ব্যবহার করুন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোবেন না, ভয় পাবেন না ও আতঙ্ক ছড়াবেন না। আপনারা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি থেকে ভ্যাকসিনের উপলব্ধতার বিষয়ে খবর নিতে পারেন এবং ভ্যাকসিনের নিতে এখনো খোলা কি বলবেন?
दुर्गापुर से निमादास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। इस संकट की स्थिति में शिल्पांचल की विशिष्ट समाजसेवी संस्था हनुमान चालीसा संघ एवं बाजोड़िया वृद्ध सेवा सदन की ओर से एक बार फिर जामुड़िया कांटगुड़िया अंचल में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए 6 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। लॉकडाउन के बीच रविवार खनिज अंचल शिल्पांचल में विशिष्ट समाजसेवी संस्था हनुमान चालीसा संघ और बाजोड़िया वृद्धा सेवा सदन की तरफ से जामुड़िया कांटगुड़िया इलाके में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जिस तरह से कोरोना महामारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा है, उसके सारे नियमों को मानकर ही सामूहिक विवाह करवाया गया। 6 जोड़े नव दंपतियों के वेद मंत्रों के साथ परिणय सूत्र में बांधा गया। इस दिन मास्क भी अनिवार्य रखा गया था। वर वधू को घर की सभी सामग्री और कपड़े गहने दिए गए। रविवार बाजोड़िया वृद्धा सेवा सदन मैदान में यह सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। 50 लोगों की उपस्थिति में यह विवाह समारोह संपन्न करवाया गया। अब तक 378 गरीब असहाय लड़कियों का विवाह हनुमान चालीसा संघ की तरफ से करवाया जा चुका है। हनुमान चालीसा की तरफ से कहा गया कि किसी भी कन्या के विवाह में पिता काफी कर्ज ले लेते हैं, जिनको चुकाना उनके बस की बात भी नहीं होती। इसे दिमाग में रखकर ही हनुमान चालीसा संघ की तरफ से यह सामूहिक विवाह आरंभ किया गया है। इस समारोह में संस्था के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश बाजोड़िया ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय भी समारोह में उपस्थित रहे। बाजोड़िया रानीगंज निवासी हमारे एक संगठन आछे हनुमान चालीसा संघ, से गत 35 বছর থেকে आध्यात्मिक लाइने सोशल लाइने काज करते आसছে और खूब सुंदर भावे करे आसছে। आज के 6খানা বিয়ে দেওয়ার আমার উদ্যোগ ছিল। এই বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগটা আমাদের গত 17-18 বছর থেকে আছে। আজ পর্যন্ত 378টা বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে। আজকে যেটা বিয়ে হয়েছে খুব ছোট্ট আমরা গ্যাদারিং করে করতে হয়েছে আমাদেরকে, যেহেতু লকডাউন ছিল। প্রত্যেকটা মেয়ে ছেলে খুবই খুশি, খুবই আনন্দভাবে বিদামার করেছি। और सबचेয়ে भाग्यर ব্যাপার, খুশির ব্যাপার আছে আমাদের পূর্ণ শশী রায় আমাদের সামিল হয়েছেন। উনি এসেছেন 10 মিনিট জন্যই, और 10-15 মিনিট থেকেছেন, তবে উনি ভালো বক্তব্য রেখেছেন, মেয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ দিয়েছেন। সবাই পরিবারকে আশীর্বাদ দিয়ে আমাদেরকে বিচার করলাম আমার সংগঠনেই কি একটা পরিবার মেয়ে ছেলেকে বিয়ে দিতে গেলে অনেকটা লোন করতে হয়, ধার না করলে বিয়ে দিতে পারে না। অনেক কোনো জায়গায় থাকতে পারে না, কোনো জলের ব্যবস্থা করতে পারবে না, একটা পণ্ডিতজি ব্যবস্থা করতে পারে। জীবনে যা ওরা জোগাড় করে, যারা জীবনযাপন করে, যে বচত করে নিজে ব্যাংকে রাখে, সব টাকাটাও একটা বিয়ে দিতে খরচা হয়ে যায়। অথচ ওতে ধার নিতে হবে। সে ধার নিয়ে গোটা জীবন নাও শোধ করতে পারে, সে ধার মাথাতে নিয়ে মরে যায়। সেই আমরা বিচার করলাম এই কঠিন কাজটা কিছু যদি সহায়তা করতে পারি আমরা মেয়ে ছেলে পরিবারকে, তাই আমরা বিচার করলাম। আজ ঠাকুরের কৃপাতে খুব সুন্দর করে আমাদের চলছে। আমরা কাউকে ফোন করে কোনো ডোনেশন চাই না, লোকে নিজে স্বতঃস্ফূর্ত মনে আসে, এসে আমাদেরকে সহায়তা করেন, শরীর থেকে মন থেকে আর পয়সা দিয়ে সহায়তা করে। একটা আলমারি, খাট, বিছানা, তারপরে তকিয়া, চটাই, 5-6টা শাড়ি, ছেলের কাপড়, ছোটো মোটো আরও সামান, বাসনপত্র, খাবার বানাবার বাসনপত্র, এরকম ধরুন প্রত্যেকটা ছোট পরিবারে যা লাগে মিনিমাম, সে সমস্ত জিনিস আমার থাকে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।